नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल में दी शिकस्त। तो बैडमिंटन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को मिली हार। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। आपदा को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल करेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात। दिल्ली हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों पर उत्तराखंड में भी सख्ती। देहरादून में एमडीडीए और पुलिस ने शुरू किया संयुक्त अभियान। नियम विरुद्ध चल रहे संस्थानों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्रीय बजट को सराहा। कहा, महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए लाभदायक साबित होगा बजट। और चंपावत में फूलों की खेती को स्वरोजगार का जरिया बना रहे हैं युवा। लाखों कमाकर दूसरों के लिए पेश कर रहे हैं नजीर। अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक से एक अच्छी खबर है। भारतीय हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस रोमांचक मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम ग्रेट ब्रिटेन पर भारी साबित हुई और 4-2 से मैच जीत लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने पदक की ओर एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। आज सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने हराया। विक्टर वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, वहीं लक्ष्य सेन 22वें स्थान पर हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के विभिन्न पड़ावों पर आज चौथे दिन भी राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी रहा। अब तक 9000 से अधिक श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इस दौरान संवेदनशील स्थानों से सेना और निजी हेलीकॉप्टर की सहायता से श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही सर्च अभियान सेना की मदद से शुरू किया जा रहा है। सेना ने 2 स्निफर डॉग यात्रा मार्ग के लिए रवाना कर दिए हैं। डॉग यूनिट मौके पर पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें लिंचोली उतारा जा चुका है, जहां से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू हो गया है। सर्च अभियान सेना के 2 स्निपर डॉग यात्रा मार्ग पर लगाए गए हैं। वहीं सेना की मदद से सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपदा के चलते केदारनाथ धाम के रास्ते बंद होने और राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को स्थगित कर दिया है। हालांकि मार्गों के सुव्यवस्थित होने पर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के अनुभवों को साझा किया। ऐसी स्थितियाँ नॉर्मल होंगी, सामान्य होंगी, हम यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे। मैं नहीं चाहता था एनडीआरएफ या प्रशासन को हम कहीं परेशानी में डालें, और चूंकि इस समय लोगों की जान बचाना, लोगों के जान माल की रक्षा करना ज़्यादा आवश्यक है और राहुल गांधी जी का भी यही निर्देश था, तो हमने उसका पालन किया है और हम जैसी स्थितियाँ सामान्य होंगी दोबारा इसको यात्रा को चालू करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ के वीआईपी दर्शनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चॉपर का इस्तेमाल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि वीआईपी दर्शनों के लिए। वहीं प्रदेश भर में आई इस दैवीय आपदा को लेकर शीघ्र ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। उधर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस की ओर से आपदा को लेकर उठाई जा रही सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाने का है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से राहत एवं बचाव कार्य कर रही है वो काफी सराहनीय है। हालांकि त्रिवेंद्र ने राज्य सरकार से पर्वतीय मार्गों पर कांवड़ियों के जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि केदारनाथ में आई आपदा
मेला में बड़ी संख्या में कांवड़िए फंसे हैं। ऐसे में सरकार को कांवड़ की सीमा को निर्धारित करना चाहिए। विपक्ष ने तो जैसे बिल्कुल आरोप लगाने का ही काम अपना समझ लिया है, ये जो कि उचित नहीं ठहराया जा सकता। केदारनाथ यात्रा में जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने काम किया है, बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री भी स्वयं वहाँ पर गए हैं और जिस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू चला गया, भारत सरकार ने MI-17 हो चाहे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर वहाँ पर तमाम जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए मदद की है, जिसके लिए हम केंद्र का धन्यवाद भी करते हैं। स्टेट की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन एक बात ज़रूर मुझे लगती है कि जैसा मुझे जानकारी मिला कि काफ़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो भी वहाँ पर गए और उनकी संख्या काफ़ी है। सरकार को इस पर वो आगे के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। आप वैसे भी देखें कि उत्तराखंड के जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है इसमें कांवड़ की प्रथा नहीं है, कहीं भी आपको इस तरह से नहीं होगा। और ये पूरी शिव भक्त यहाँ की जनता है, भोले में विश्वास करती है, लेकिन फिर भी ये कांवड़ का प्रचलन नहीं है और इसलिए इस पर भी विचार करना चाहिए कि कांवड़ को आखिर कहाँ तक हमको आगे बढ़ने देना चाहिए। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण सड़क और पैदल मार्ग बाधित होने से पशु चारे की कमी होने लगी है। पशुपालकों की इस समस्या और मजबूरी का फायदा उठाते हुए कई व्यापारी पशु चारे की कालाबाजारी करने लगे हैं। शिकायत मिल रही है कि कुछ व्यापारी 700 रुपये के दाम पर बिकने वाला पशु चारे का कट्टा 1000 से लेकर 1200 रुपये तक बेच रहे हैं। वहीं घोड़े खच्चर संचालकों को चारा देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आशीष रावत का कहना है कि इन शिकायतों की जांच करवाई जा रही है और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाभ कमाने की प्रवृत्ति उनकी जो है ये कदापि स्वीकार्य नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की किसी भी शिकायत की पुष्टि हमारे द्वारा कर ली या प्रशासन द्वारा कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे सभी पशु स्वामी को, ऐसे सभी व्यापारियों के विरुद्ध एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत उनके विरुद्ध विधिक एवं कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। तो इसी क्रम में मेरा बाकी जो घोड़े खच्चर मालिक हैं उनसे मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि आप अगर इस प्रकार की आपके समक्ष कोई इस तरह की घटना आती है तो उसका तुरंत जो है उसके बारे में सूचना जो है हमको उपलब्ध कराएं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गौरीकुंड क्षेत्र के पशुपालकों के लिए चीरबासा हेलीपैड पर 4.5 टन पशु चारा अब तक पहुंचाया जा चुका है। घोड़े खच्चर संचालक अपने पशुओं का लाइसेंस या अन्य दस्तावेज दिखाकर पशु आहार प्राप्त कर सकते हैं। चीरबासा हेलीपैड में हमारे द्वारा गौरीकुंड क्षेत्र के जो घोड़ा खच्चर स्वामी हैं उनके घोड़े खच्चरों के लिए हमारे द्वारा आहार यहाँ से शेरसी हेलीपैड से वहाँ पर आहार पहुँचाया जा रहा है हेली के माध्यम से। और अभी तक हमारे द्वारा लगभग 4.5 टन जो है आहार घोड़ा खच्चरों के लिए हमारे द्वारा पहुँचाया जा चुका है और स्थिति को हमारे द्वारा आकलन किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर और हमारे भविष्य में भी हमारे द्वारा इस प्रकार बढ़ाया जाएगा जब तक कि वहां पर यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। इस तरह की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए जनपदवार कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जाँच करेगी। कमेटी में सभी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है। ये जांच समिति 2 सप्ताह में आवास विभाग को 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। अपर सचिव आवास अतर सिंह और MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि MDDA और पुलिस विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं
उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिलकर के आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि इस बार का केंद्रीय बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए लाभदायक साबित होगा। आज देहरादून जिले के विकासनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री बजट पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को स्वावलंबी बनाना है। महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है और जो गरीब है उसके लिए ये समर्पित बजट है और जो कि उन लोगों के आने वाले जिस प्रकार से हमने मूलभूत सुविधाओं का निराकरण इन 10 वर्षों में किया है, अब उनके अपग्रेड करने का काम, स्वावलंबन करने की दिशा में, चाहे माताओं को, युवाओं को, गरीबों को, किसानों को, वो स्वावलंबी बने और स्वयं के अपने पैरों में ताकत और बने, उनका हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलपमेंट करके इस बजट के माध्यम से देने वाले हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि इन सालों में प्रदेश में विकास के कई कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में यात्रा को सुगम बनाने के लिए राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। हम दिल्ली से देहरादून के लिए ये 2.5 घंटे के अंदर सफ़र हो जाएगा और ये कनेक्टिविटी हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। अब देहरादून के बाद हमारी मसूरी के लिए भी एक और हम रोड उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में उसकी DPR तैयार है और जिससे कि मसूरी और बाकी के बीच के समस्याओं का समाधान हो जाए और वहीं ये पोंटा और विकासनगर से बीच में होते हुए हमारा देहरादून की कनेक्टिविटी बने। इस रोड का 4 लेन का काम भी हमारा बहुत अच्छे तेज़ गति से चल रहा है। वहीं चारधाम में आने वाले लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती थी कि ऋषिकेश के अंदर जाम लगता था, यात्रियों को भी परेशानी होती थी, लोकल हमारे कुमाऊं, गढ़वाल से जो लोग आते थे उनको भी बहुत दिक्कत होती थी। इसको भी हमने एलिवेटेड रूट के रूप में, टनल के रूप में करीब 18 किलोमीटर का हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं। ऐसे ही नैनीताल के अंदर हमारा काठगोदाम नैनीताल को भी हम 2 लेन दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एनजीटी ने देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के आदेश उत्तराखंड शासन को दिए हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने नगर निगम को नदी किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं एनजीटी के आदेश पर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एनजीटी के आदेशों का अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदियों के संरक्षण के साथ ही नदियों के प्रवाह क्षेत्र को बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। एनजीटी ने तो एक वैधानिक संस्था है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, वो इसको देखते हैं। और ये ठीक है कि हर नदी का अपना एक प्रवाह क्षेत्र होता है और नदियाँ अपना स्वरूप जब विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में बदलती रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कि 100 ईयर में जो तमाम जो नदियां हैं वो अपना स्थान लेती हैं, अपनी जगह को फिर लेती हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एनजीटी का आदेश किस परिप्रेक्ष्य में आया, उसका तो जो भी आदेश होगा वो सरकार को पालन करना होगा। लेकिन ये सच है कि जो नदियां हैं हमारी, उन नदियों का ज़रूर हमको ख्याल रखना चाहिए, प्रकृति का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और उसके संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए।
वायनाड में आई भयंकर आपदा में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इस त्रासदी को लेकर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरणविद और जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब वर्षों पहले से इस तबाही की दस्तक हो रही थी तब राज्य सरकार क्यों सूती रही। बेलगाम खनन और अंधाधुंध निर्माण की वजह से बिगड़ रहे हालात पर राज्य सरकार को लगातार चेताया जा रहा था। इन सब के बावजूद राज्य सरकार अपनी लापरवाही से इस तबाही को न्योता देती रही। जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा कितनी भयानक थी इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन यह आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार के उस रवैये पर जिसने वर्षों तक चेतावनियों की अनदेखी की। सवाल उठ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के होते रहने देने पर। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में जारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। राज्य सरकार के ऐसे कदम रहे जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आपदा की चेतावनी केवल मौखिक रूप से ही नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रही। इसके बाद भी केरल की कांग्रेस और लेफ्ट सरकारें अपनी आंखें बंद ही किए रही। पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है वो मानव निर्मित त्रासदी है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। सवाल केरल की सरकारों के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं, जो पिछले 5 वर्ष वायनाड के सांसद रहे। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया। लोगों का ये आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। वहीं केरल सरकार पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा से जुड़ी नीति पर जन सुझाव मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद जागने का दिखावा करने वाली राज्य सरकार क्या इस तबाही का इंतजार कर रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसानों की आजीविका बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार की तरफ ले जाने के उद्देश्य से चलाई जा रही सरकार की योजनाओं का असर चंपावत में भी दिखने लगा है। यहाँ युवा कृषि व बागवानी को रोजगार का बेहतर जरिया बना रहे हैं। आज जिले के देवीधुरा, वालिक और चौकी समेत दर्जनों गांवों में युवा गेंदा, स्टोमा समेत कई प्रजातियों के फूलों की खेती कर रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे ने बताया कि पिछले 4 सालों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में युवा फूलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आयोजित पुष्प उत्पादन प्रदर्शनी में जिले को अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं, जिसके चलते चंपावत पुष्प उत्पादन में अग्रणी जिला बनता जा रहा है। वहीं युवाओं में भी फूलों की खेती को लेकर खासी दिलचस्पी नजर आई। वर्तमान समय में हम अपना एक नया जो है ब्रसिका पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी नर्सरी तैयार है। ट्रांसप्लांट चल रहा हमारा पाटनी में 4 किसान बंधुओं के यहाँ ये काम चल रहा है, जो कि 3 महीने के बाद टोटल 120 दिन का ये क्रॉप का ये होती है। और इसका एक पुष्प एवरेज समझिए कि 25 रुपये 30 रुपये प्रति पुष्प के हिसाब से इसको होगा। यानी नया जो हमने किया है
लिलियम से शुरू किया है। गत वर्ष हमने स्टोमा का किया था, इस वर्ष हम ब्रसिका का पुष्प उत्पादन कर रहे हैं और हमारा जनपद चंपावत पुष्प में भी अग्रणी होगा। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में ही है कि विगत वर्ष हमें कार्नेशन में राजभवन पुष्प प्रदर्शनी में फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ था। इसके पहले लिलियम में चंपावत जनपद को मिला था, जो कि एक पुष्प उत्पादन की तरफ अग्रसर है हमारा। प्राइवेट नौकरी में वहाँ दिल्ली में जॉब करता था, 10 से 15 हज़ार वहाँ हम देते थे अधिक से अधिक मुझे। लेकिन मैंने सोचा कि अपना घर में क्यों ना ऐसे व्यवसाय क्यों ना किया जाए। वहाँ 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन घर में मैंने कहा 10 या 8 घंटे घर में लगाऊंगा तो बहुत पैसे कमाना। तो मैंने स्वरोजगार की मैंने फूलों का अपनाया सर। फूलों का पहले बाहर कोई करता था, यहाँ बाहर से आकर के लीज में लेकर के करते थे। उन्होंने अब लीज में ठीक ही बात दूसरे की जमीन ठहरी तो थोड़ा बहुत किया था। मैंने उनसे सीख करके अपने घर में खुद उत्पादन कर रहा हूँ फूलों का। अभी फूलों में मुझे बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ से दिल्ली के नॉट प्लेस भेजते हैं हम। अब तो गाजीपुर मंडी आ गई है, वहाँ पे 10 रुपये स्टिक पड़ रही है अभी हमें, और अन्य फसलों से इस फूलों में हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। रक्तदान महादान है जिससे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में शहीद मनदीप सिंह रावत की स्मृति में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों की देखरेख में आयोजित इस शिविर में रक्तदान के लिए कई लोग पहुंचे। लोगों के योगदान के कारण 95 यूनिट ब्लड संचय किया गया। रक्तदान को मैं सीधे सीधे जीवन दान बोलता हूँ। ये सीधे में अपने आप में जो है सीधे सीधे रक्तदान जो है जीवन दान है, और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे बीमार लोग हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता जब होती है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। तो जो स्वस्थ है ईश्वर की कृपा से, उनका नैतिक फर्ज बनता है कि अपने बीमार भाई बहनों के लिए, हमारे बंधु हैं ये भी, जिनको हम जानते हैं नहीं भी जानते हैं, उनके लिए रक्तदान हमें अवश्य करना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। वहीं शहीद मनदीप सिंह रावत की बहन ने कहा कि सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना खून बहाते हैं, तो आम लोग भी रक्तदान कर जरूरतमंदों की जिंदगी बचा सकते हैं। हमें रक्तदान इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी अच्छा होता है, और हमारे सेहत के लिए खुद भी अच्छा होता है रक्तदान करना। और जैसे हमारे शहीद, मेरे भाई शहीद जी हैं जो मनदीप जी, उनके नाम पे किया है, तो ये है कि जैसे आर्मी पर्सन होते हैं वो हर जगह अपना हमारे लिए बहुत करते हैं। वो अपना खून दे के, मतलब हम लोगों को बलिदान दे के अपना, हम लोगों के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो हम थोड़ा बहुत ब्लड डोनेशन करके हम उनको याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अल्मोड़ा में एक संस्था द्वारा सावन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस मेले का मुख्य आकर्षण महिला समूहों द्वारा मोटे अनाज के खाद्य पदार्थों के स्टॉल रहे। इन स्टॉल्स के जरिए मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही बच्चों को जंक फूड छोड़कर कुमाऊनी व्यंजनों को अपनाने का संदेश भी दिया गया। जो हमारा मोटा अनाज है उसको प्रमोट करने के लिए महिलाओं से कहा है कि वो कुमाऊनी व्यंजन पहाड़ी बना के लाएं। तो पहाड़ी व्यंजन यहाँ पे महिलाएं बना के लाई हैं। बेड़ू की पूरी है, पत्यूड़ा है और झूंगर की खीर है। तो ये चीज़ों को हम चाहते हैं कि जो हमारी जो आजकल बच्चे हैं वो जंक फूड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, अगर वो हमारे इस मोटे अनाज को पसंद करें और इसका सेवन करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। सावन मेले में स्टॉल लगाने वाली प्रतिभागी राधा तिवारी ने कहा कि ऐसे आयोजन से महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। टीमों को बुलाया गया है और इसमें दुल्हन सजो प्रतियोगिता और व्यंजन प्रतियोगिता, जो हमारी कुमाऊनी जो हमारे व्यंजन हरास की ओर हैं, जो बाहर चले गए लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और महिलाओं को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज ये व्यंजनों को हमको खुद बना के बेचना भी है। बहुत अच्छा लगा। सावन मेला हमेशा होता रहे और महिलाओं को इससे बहुत अच्छा बल भी मिलता है और बाहर निकलने का एक मौका भी मिलता है। रक्षाबंधन पर सीमा पर तैनात देश के जवानों के लिए बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवक राखियां बनाने में जुटे हैं। ये राखियां रानीखेत में सेना के अधिकारियों को भेजी जाएंगी, जहां से इन राखियों को बॉर्डर पर तैनात जवानों को भेजा जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवकों की माने तो रक्षाबंधन पर जवानों की कलाई सूनी ना रहे, इसके लिए ये राखियां तैयार की जा रही हैं। जवानों की रक्षा और दीर्घायु की कामना के साथ उन तक ये राखियां
पहुंचाई जाएंगी। देखिए, जो रक्षा धागा बनाया जा रहा है, ये बड़े पवित्र मन के साथ हमारे फौजी भाइयों को जो भेजा जाएगा, जो कि हमारे KRC के हमारे जवान हैं, वो जाबाज जिनके वजह से हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। और हमारी सीमाओं पे लगातार चाहे माइनस में टेम्परेचर हो, चाहे जलता हुआ क्या बोलते हैं रेगिस्तान हो, हर जगह हमारे क्या बोलते हैं जवान, जाबाज जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। उनकी रक्षा की भावना को लेके, उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं देते हुए हमारे स्वयंसेवी ये रक्षा धागा KRC के साथियों को के लिए, हमारे जवानों के लिए, जवान भाइयों के लिए भेज रहे हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले 19 तारीख को पूरे देश में महापर्व रक्षाबंधन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम सभी अपने देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसके पीछे वजह है सेना पे तैनात हमारे जवान भाई। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी रेड क्रॉस बागेश्वर के स्वयंसेवी अपने हाथों द्वारा बनाई हुई राखियाँ मंगल कामनाओं के सहित उन भाइयों को भेजते हैं कि ये राखियाँ जब उनके कलाइयों पे बंधे तो हमारे जितने भी आशीर्वचन हैं उनके लिए कि वे दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और हमेशा यूं ही तरक्की करते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम जो ये राखियाँ बना रहे हैं अपने भाइयों को भेजेंगे। राखियाँ बनाई जा रही हैं जो देश के जवानों के लिए हम बना रहे हैं। इस पे हम कैसे कम साधनों से, यानी कि कम बजट पे कैसे हम राखियाँ बना सकते हैं, ये बच्चों को हम बता रहे हैं और वो भी काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ बना रहे हैं। ये राखियाँ हमारे द्वारा जो बनाई जा रही हैं देश के जवानों को भेजी जाएंगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल में दी शिकस्त। तो बैडमिंटन के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को मिली हार। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। आपदा को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल करेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात। दिल्ली हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों पर उत्तराखंड में भी सख्ती। देहरादून में MDD और पुलिस ने शुरू किया संयुक्त अभियान। नियम विरुद्ध चल रहे संस्थानों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्रीय बजट को सराहा। कहा, महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए लाभदायक साबित होगा बजट। और चंपावत में फूलों की खेती को स्वरोजगार का जरिया बना रहे युवा लाखों कमाकर दूसरों के लिए पेश कर रहे हैं नजीर। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।